Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, SPC Government College, अजमेर। आज अपन बात करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट, जो कि इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स है। इसके विभिन्न चैप्टर्स में से एक टॉपिक है, उस पर पूरी चर्चा करेंगे। आप इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय के संबंध में महत्वपूर्ण नियम। सर्वप्रथम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, नियोक्ता एवं कर्मचारी के संबंध होना आवश्यक है। किसी आय को वेतन में सम्मिलित करने के लिए भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के मध्य नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध आवश्यक रूप से विद्यमान होना चाहिए। अगर ये नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध विद्यमान नहीं है तो इसकी आय को सैलरी में संबंध काउंट नहीं करेंगे। यदि भुगतान करने वाला और भुगतान प्राप्त करने वाला के मध्य नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध ना हो पाए तो वह आय शीर्षक में शामिल नहीं की जा सकती। एक साझेदार द्वारा फर्म को वेतन जो प्राप्त होता है तो उसको व्यापार और पैसे के लाभ में शामिल किए जाएंगे, न कि वेतन। क्योंकि फर्म साझेदार कर्मचारी नहीं होता, एक कंपनी का संचालक कंपनी का कर्मचारी नहीं होता, कंपनी का जो संचालक होता है वो कंपनी का कर्मचारी नहीं होता है, तो उसका पारिश्रमिक भी वेतन शीर्षक में शामिल नहीं होता, बल्कि अन्य साधनों की आय में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार भारत में संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य मासिक वेतन पाते हैं, लेकिन वे सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, अतः उन्हें देय वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होता, बल्कि अन्य साधनों की आय शीर्षक में कर योग्य होता है। एक कंपनी का प्रबंधक संचालक भी सामान्यतः कंपनी का कर्मचारी नहीं माना जाता, लेकिन यदि कंपनी के साथ किसी किए गए अनुबंध के तहत वह कंपनी का कर्मचारी हो तो उसका वेतन शीर्षक में शामिल किया जाएगा। दूसरी बात करते हैं अपन, देयर में बी मोर देन वन एम्प्लॉयर्स ऑफ एनी एम्प्लॉय। एक कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। ठीक है, एक कर्मचारी अनेक नियोक्ताओं के यहाँ कार्य कर सकता है। यह किसी एक नियोक्ता के यहाँ पूर्णकालिक अथवा अन्य के यहाँ अंशकालिक या सभी के यहाँ अंशकालिक हो सकता है, लेकिन सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन शीर्षक के आय में कर योग्य होता है। कि अगर एक व्यक्ति अंशकालिक और पूर्णकालिक है, एक जगह अंशकालिक हो सकता है, दूसरी जगह पूर्णकालिक हो सकता है, या सब जगह अंशकालिक कर्मचारी हो सकता है कि 2 घंटे वहाँ जाएगा, 2 घंटे वहाँ जाएगा, 2 घंटे वहाँ जाएगा, तो इसकी संपूर्ण आय जो होगी वो सारी की सारी जो नियोक्ता से प्राप्त होती है तो उसको वेतन शीर्षक में शामिल किया जाएगा। सेवा कार्य, रेम्युनरेशन फॉर वर्क अदर देन असाइंड ड्यूटी वर्क, सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य का पारिश्रमिक। यदि कोई कर्मचारी उसके सेवा कार्य के अलावा नियोक्ता के अन्य कार्य भी करता है और ऐसे कार्य के लिए उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलता है तो ऐसे अतिरिक्त पारिश्रमिक को वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाता है। विश्वविद्यालय के शिक्षक को शिक्षण कार्य के अलावा परीक्षा संबंधी कार्य जैसे प्रश्न पत्र बनाना, उत्तर पुस्तिकाओं को जांचना आदि का अलग पारिश्रमिक उसी विश्वविद्यालय से दिया जाता है, तो ऐसा पारिश्रमिक वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा। लेकिन एक कॉलेज प्रोफेसर विश्वविद्यालय का काम करता है तो उसके जो विश्वविद्यालय से जो रेम्युनरेशन प्राप्त होगा वो वेतन में शामिल नहीं होगा, वो प्रोफेशन में शामिल होगा। इसके बाद अगले पॉइंट आते हैं, बेसिस चार्ज ऑफ टैक्स। किसी गत वर्ष में अर्जित अथवा प्राप्त वेतन उसी गत वर्ष की आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, यदि वेतन प्राप्य होने और प्राप्त होने में से एक घटना गत वर्ष में घटित हो जाती है तो ऐसे वेतन गत वर्ष की आय में शामिल किया जाएगा। या तो ड्यू हो जाए, किसी कार्य को करने के लिए ड्यू हो जाए या प्राप्त कर ले तो वह ऐसा वेतन गत वर्ष में अगर हो जाता है तो ऐसा वेतन गत वर्ष की आय में शामिल किया जाएगा। अन्य शब्दों में, यदि वेतन देय होने से पहले प्राप्त हो जाता तो ऐसा अग्रिम वेतन प्राप्त वाले
आय में शामिल किया जाता है तथा बाद में जिस गत वर्ष में देय होगा उस गत वर्ष में आय में दोबारा नहीं जोड़ा जाएगा। यदि पिछले गत वर्ष का बकाया वेतन इस गत वर्ष में प्राप्त होता है तो ऐसा वेतन प्राप्ति वाले गत वर्ष की आय में शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि इसे पहले किसी गत वर्ष की आय में सम्मिलित नहीं किया गया हो। क्योंकि अगर पहले नहीं शामिल किया गया हो तो अब शामिल कर लिया जाएगा, और अगर पहले शामिल कर लिया जाता है तो अब शामिल नहीं किया जाएगा। इससे अगला पॉइंट है सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम, वेतन और पैसे की आय। मैंने पहले बताया था आपको कि कोई पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इत्यादि अपनी सेवाओं के बदले अपने ग्राहकों से पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो ऐसी आय को व्यवसाय या पैसे से लाभ शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्योंकि पेशेवर व्यक्ति व ग्राहक के मध्य नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होता, परंतु यदि कोई पेशेवर व्यक्ति कर्मचारी के रूप में सेवाएं देकर पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो उसका नियोक्ता से मिला पारिश्रमिक वेतन की शीर्षक की आय में कर योग्य होगा। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर निजी रूप से प्रैक्टिस भी करता है और वह एक अस्पताल में चिकित्सक के रूप में भी कार्य करता है, नियुक्त है, तो इस डॉक्टर की निजी रूप से प्रैक्टिस करने की आय है वो तो जाएगी व्यापार और पैसे के लाभ, और अस्पताल से मिला हुआ पारिश्रमिक जाएगा वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य होगा। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर्स को जो हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ जो सैलरी मिलती है या वेतन मिलता है वो तो जाएगा सैलरीज में, और वो घर पे जो प्रैक्टिस करता है वो जाएगा उसके प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब डॉक्टर उसका प्रोफेशन है, इसका मतलब व्यवसाय पैसे में जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।